हाँ, तो आपने अनु नोट्स देखे थे? ये देखे नहीं? इथिक्स का? हाँ। हाँ सर, देखी तो थी बट पढ़ी नहीं हूँ, बस ऐसे देखी थी। तो भाई देखने के लिए तो नहीं दिया मैंने, पढ़ने के लिए दिया है। देखो आप लोगों को इंडियन सोसाइटी का नोट्स मिल चुका है, वर्ल्ड हिस्ट्री का नोट्स, मेरे जो नोट्स है वो मिल चुका है, और आईआर का मिल चुका है, और इधर इथिक्स का मिल गया है, और इंडियन सोसाइटी हो गया ना, और इथिक्स अभी मैं आज लगभग तैयार हो जाएगा, तो उसका गवर्नेंस का मैं दे दूंगा, 1-2 दिन में दे दूंगा, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस दोनों। तो आपका लगभग लगभग पेपर 2 में ओनली वो बचेगा फिर पॉलिटी। तो पॉलिटी तो आप पीटी के अकॉर्डिंग जब एनसीईआरटी करेंगे उसी से हो जाएगा। हाँ, कुछ लगेगा तो मैं दे दूंगा अलग से, ठीक है। पेपर 1 की बात की जाए तो भाई पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस ये आर्ट एंड कल्चर जो है आपका पीटी का पार्ट ही है, तो आप उसमें पढ़ो, उससे हो जाता है मैनेज, ठीक है। दूसरी बात, ज्योग्राफी की बात है तो ज्योग्राफी में आप लोगों को 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है, उससे काम हो जाएगा आप लोगों का। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक लगा तो मैं दे दूंगा नोट्स, ठीक है। तो GS1 भी कंप्लीट, GS2 और GS3 में मैं आप लोगों को इंटरनल सिक्योरिटी दे चुका हूँ, उसमें 1-2 दिन का काम बाकी है। तो उसमें आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी मिल जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स में टाइम लगेगा, मतलब ऐसे है नोट्स तैयार, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक बार उसको अपडेट करके दे दूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 10 टॉपिक है। तो ये GS3 भी आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, एथिक्स मैंने दे ही दिया है, GS4 आपका कंप्लीट हो ही चुका है, ऐसे का मैंने आप लोगों को दे चुका हूँ। तो मेरी तरफ से अब जो बाकी रहा है थोड़ा बहुत, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें ज़्यादा साइंस टेक में इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 1-2 दिन का काम है, और ऐसे भी ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड ही रहते हैं ये। तो बेसिक नोट्स पढ़ लेना एक बार मेरे, आएगा तो करंट अफेयर इकोनॉमी के में थोड़ा, इसमें थोड़ा टाइम हो सकता है कि नवंबर तक का टाइम लग जाए, और लगभग लगभग आप लोगों को सारा नोट्स मिल चुका है। अब इनको यूज कैसे करना है तो वो मैं बता देता हूँ एक बार। अब देखो, पढ़ लेना, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे नोट्स पढ़ के आप लोग चाहे पीसीएस का मेंस हो चाहे यूपीएससी का मेंस हो, आप कहीं अटकोगे नहीं। मतलब अपन उसका देखो, पीसीएस में तो डायरेक्ट यूज होंगे मेरे नोट्स, मैं साफ बता रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसी टाइप से आपका उसी टाइप से बनाया गया है। पर याद रखना, यूपीएससी में कभी भी कोई चीज़ डायरेक्ट आती नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्ट पूछता है, जैसे यहाँ पे बाढ़ के कारण क्या हो गए या नक्सलवाद के कारण क्या हो गए, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, है ना। तो वो यूपीएससी के लेवल पे आंसर लिखने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा, मेरे नोट्स का बार बार मल्टीपल रिवीजन करोगे ना आप, मेरा माना 10-11 बार पढ़ोगे, तब जाके आप लोग, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सोल्व नहीं कर पाओगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। इथिक्स में तो भाई मैंने बहुत मेहनत किया उसमें, उसके अलावा इथिक्स में कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है आप लोगों को। बस हाँ ये है कि बार बार पढ़ना है, प्लस करंट अफेयर के जो एग्जाम्पल है वो अपने आप से खुद से करते जाना। जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, समाचार जो सुनते हो, उसमें आपको थोड़ा बहुत अवेयर रहना है भाई। जैसे मान के चलो अभी कोई मामला आ गया करप्शन का, तो रिसेंट का एग्जाम्पल डालोगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बस ये चीज़ याद रखना। कोई मान के चलो अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड कोई नया एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है, मेरा काम है आपको बेसिक एक होता है ना आधार तैयार करके मैं दे दिया हूँ। उन नोट्स का अगर आप बार बार पढ़ोगे, करंट अफेयर का अच्छे से यूज कर पाए आप लोग, तो इतना मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको, 125 प्लस इथिक्स में कहीं नहीं नंबर जाएंगे। वो इतना सॉलिड नोट्स है, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ, इस मतलब इस कोचिंग मार्केट में कोई भी टीचर का तुम नोट्स उठा लेना, कंप्लीट नोट्स नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे आपको, चाहे किसी भी। क्योंकि मैंने नोट्स जो बनाए हैं भाई, लगभग लगभग 10 कोचिंगों के नोट्सों का यूज़ किया है मैंने। इसमें आपको दृष्टि का क्लास नोट्स प्लस प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है, इसके अलावा आपको ये मतलब ऐसे ऐसे जो टीचर, जो मतलब मेरे अनुसार तो कोई टीचर बचा नहीं है, और ऐसी कोई बुक नहीं बची है। सुब्बा राव वे बुक का भी मैंने दिया है आप लोगों को, लेक्सिकॉन का दिया है, DK बालाजी जो बुक है उसका मैंने दिया है, पतंजलि का मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है, ठीक है। तो लगभग लगभग सब कंप्लीट है इसमें, और ये अमित सर का भी आपको मिलेगा। तो मतलब ऐसा कोई एरिया धर्मेंद्र जाखड़ का है, उसका भी इन्वॉल्व है उसमें। तो मतलब आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, पहली बात।
बस हाँ ये है कि करंट अफेयर आपको अपने दिमाग से यूज़ करना है। तो इथिक्स का इसके अलावा और जो रहेगा अपन थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इथिक्स में मैं सारे क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर दूंगा, सारे 2013 से लेकर 2025 तक जो सेक्शन 1 के हैं। और केस स्टडी है उस पर अपन अच्छे से बात कर लीजिए, जैसे मैंने उस दिन 1-2 केस स्टडी करवाई भी थी आप लोगों से। तो उसके बाद में आप लोगों को कुछ करना नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना। इथिक्स आपका कंप्लीट है। एक चीज़ याद रखना, इथिक्स में आप पढ़ने के साथ साथ इथिक्स इंडियन सोसाइटी जो मैंने नोट दे दिए आप लोगों को, इंडियन सोसाइटी ये सब्जेक्ट इथिक्स के साथ जरूर पढ़ना। जब इथिक्स पढ़ लो ना तो ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ईजी समझ में आएंगे, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ये सब्जेक्ट। जैसे इंडियन सोसाइटी अगर आप अच्छे से समझते हो तो इथिक्स आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। गवर्नेंस हो गया, ये तो गवर्नेंस तो पूरा पूरा इसी का ही पार्ट है। अगर आप इथिक्स अच्छे से पढ़ लोगे ना तो गवर्नेंस कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। इंडियन सोसाइटी का गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, ये भी आप इथिक्स के साथ अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे आंसर, ठीक है। और इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है ना, मतलब अगर आप इथिक्स पढ़ते हो साथ में ये सब्जेक्ट पढ़ लो तो लगभग मैंने सबके नोट दे ही दिया हूँ। कुछ दिन में एक आध वीक में मैं दे दूंगा ये सोशल जस्टिस का और गवर्नेंस का तो हो जाएगा आज ही कंप्लीट, पर मैं दूंगा ये इस वीक के एंड तक दे दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इन सब्जेक्ट को इथिक्स के साथ पढ़ोगे ना तो बहुत, मतलब जैसे आप इथिक्स के पॉइंट यहाँ पे भी यूज करोगे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी के पॉइंट आप इथिक्स में भी यूज करोगे। अगर आप ये शैली लिखने के आंसर राइटिंग अगर आपने डेवलप कर ली तो आपके बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जो ऐसे होते हैं, ऐसे में अगर आपके ये सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताए हैं इन पे अगर अच्छे से कमांड है आपकी तो याद रखना कि इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड मतलब 2 टॉपिक आपको जरूर मिलेंगे, हमेशा 2 या 3 टॉपिक हमेशा मिलेंगे जिसपे आप आराम से ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे के जो मेरे नोट्स हैं उनको मैं फिर बार बता रहा हूँ, उनको बार बार पढ़ना। उसमें क्या है भाई, एक तो आपको कोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इतने कोट्स है, इतना वो सब आप अपने ऊपर देख सकते हो कि आप कितना यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लगभग अच्छे खासा 8-10 यूज किए थे आराम से, दोनों ऐसे में मिला के 8 के समथिंग तो किया है मैंने। और मेरा मानना है जितना कोट्स आप यूज़ करते हो ना, मतलब 10 के समथिंग तो मतलब 5-5 दोनों में करते हो। हाँ, पर ये याद रखना कि भाई कहाँ पे यूज़ करना, कैसे करना, वो आप धीरे धीरे जब ऐसे लिखोगे तभी होगा। पर यार रखना 10 ऐसे लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक 100 पर नंबर जाएंगे आपके, ये चीज़ याद रख लेना। तो कोट्स आपको उसमें मिलेंगे, उसमें एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको केस स्टडी मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, मेरे ऐसे वाले जो नोट्स है उसमें सबसे मेन जो चीज़ मैंने काम किया है भाई, उसमें टाइम भी लगा है, उसमें आपको वर्ड जो है ना डिक्शनरी मिलेगी आपको। और ये हिंदी मीडियम के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब शब्दकोश मतलब कैसे, जैसे भाई एक लाइन को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे शब्द जो होते हैं, जो एक शब्द लिखने से आपका वैल्यू जो बढ़ जाता है लाइन का या पैराग्राफ का जो है महत्व बढ़ जाता है, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना। तो ऐसे वर्ड्स आपको उसमें लगभग मेरा माना 15-20 हज़ार वर्ड्स है आपको। तो वो चीज़ याद रखना, जब वो बार बार आप पढ़ोगे ना तभी आप अपने आंसर राइटिंग में ऐसे में यूज कर पाओगे। और वो याद रखना, जब अगर आप ऐसे की अगर तैयारी करते हो, ओनली ऐसे के जो मेरे नोट्स पढ़ने से आपके है ना GS 1 से लेके GS 4 तक आपके एवरेज नंबर है, मान के चलो कि पर अगर मान लो कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे आप, अगर ओनली मेरे ऐसे के नोट्स ही पढ़ लिए ना तो कम से कम भी आपको 70 के एवरेज में आपको नंबर मिलेंगे। भाई मैंने यही किया था, मैंने उस टाइम मेंस के टाइम में ओनली मैं ऐसे ही पढ़ के गया था, और तो कुछ पढ़ा भी नहीं था, मैंने नोट्स भी नहीं पढ़े थे। मतलब मेरा कहना मतलब उसमें इस तरीके से सब सब्जेक्ट का नॉलेज है उसमें, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। उसमें एग्जाम्पल केस स्टडी मिलेगा, कोट्स मिलेंगे आपको, और सबसे मेन जो चीज़ है शब्दकोश मिलेंगे वो। तो वो चीज़ याद रखना, वो बहुत काम आएंगे आपके। और उसमें ये भी मतलब ऐसे वाले नोट्स में ये भी है कि आपको किस तरीके से ऐसे लिखना है, वो सब बेसिक चीज़ें जो आपको थोड़ा वो क्लास देखे होंगे तब आपको आइडिया लग भी जाएगा। तो ऐसे के नोट्स मैं फिर बार बता रहा हूँ, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मैंने उसमें सब है भाई, दृष्टि की बुक का जो निष्कर्ष है उसमें सब है, ये धर्मेंद्र जाखड़ का है, कुछ टॉपरों को भी मैंने इन्वॉल्व किया है। जो मेरा माना कि वो खुद से भी करना, ज़्यादा तो मैं इन्वॉल्व नहीं कर पाया टॉपर्स को, पर मेरा माना है पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो टॉपर्स के जो ज़्यादा वहाँ से तुम्हें पॉइंट छाटने को बहुत कम मिलेंगे, तो पहले मेरे नोट्स को अच्छे से काम कर लेना उस पर। उसके अलावा जो टॉपर्स के कुछ नोट्स थे मेरे पास, उसमें से मैंने ऐसे में इन्वॉल्व किया उनको। तो मतलब कहीं भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना, मेरे जो नोट्स है
उनको बार बार 5-10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे। तो इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर मेरे ऐसे के नोट्स अगर आप लोगों ने पढ़ा तो आप लोगों कम से कम आराम से 130 प्लस आराम से नंबर आ सकते हैं। बस उसका यूज़ करना सीख जाना। बस करंट अफेयर का आपको खुद को आइडिया रखना है, ये आपका काम है। तो ऐसे और इथिक्स का ये मानी चलो लगभग 250 प्लस नंबर आपके यहीं से होंगे जुगाड़। और हिंदी मीडियम से अगर प्रॉपर आईएएस बनना है या सिलेक्शन भी लेना है, इतने नंबर आने ही चाहिए ऐसे और इथिक्स से, ये चीज़ याद रख लेना। अगर इतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो भूल जाओ सिलेक्शन। अब देखो मेरे खुद का देख लो ना, मेरे खुद का 106 थे, इथिक्स में 86 थे। अब देखो कितने नंबर, 6, 12, 1, 9, 192, देखो कितने नंबर सीधा सीधा कम पड़ गया। अभी 60 नंबर सोचे यहाँ बढ़ता तो मेरे इंटरव्यू कॉल आ जाता आराम से। दूसरी बात ऑप्शनल में फिर 12 बता रहा हूँ, 250 प्लस नंबर होने ही चाहिए, तब जाके प्रॉपर आईएएस बनोगे, या मतलब रैंक के सिलेक्शन ही तभी होगा। अब देखो 60 नंबर मेरे यहाँ कम थे और मेरे ऑप्शनल में 185 थे, लगभग 65 नंबर ये कम हो गए। अब देखो कितने नंबर बढ़ गए। मैं फिर बता रहा हूँ GS 1, 2, 3 की तो टेंशन लो ही मत, जो काम करना है वो इन्हीं पे करना। अब देखो ये 125 नंबर बढ़ गए, मेरे 607 नंबर थे, तो 607 में 125 जोड़ोगे तो 732। आराम से जनरल की कट ऑफ सब उससे भी आराम से इंटरव्यू कॉल आएगा आपका। इसमें मान के चलो कि इंटरव्यू में अगर आपके 180 के समथिंग आते हैं तो आराम से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। तो ये मैं बता रहा हूँ ओनली जब आपका जब GS 1, 2, 3 में मेरे कितने नंबर, GS 1 में 70 नंबर थे, GS 2 में चलो 92 थे, GS 3 में उसमें 69 ऐसे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उधर ज़्यादा उधर नहीं, मेरा मानना है कि GS 1, 2, 3 में अगर आप एवरेज अगर 250 लेके चलते हो ना, इतने तो आने चाहिए, तब जाके आप आराम से जो है फाइनल सिलेक्शन। इंटरव्यू मेरा मानना है 160 मतलब 170 प्लस तो आने चाहिए अगर प्रॉपर आईएएस बनना तो आप लोगों को। तो मोटा मोटा यही आइडिया मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ज़्यादा फोकस जो है अपना इथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल पे करो। तो इथिक्स और ऐसे का मैंने काम करके आपको दे ही दिया है। GS 1, 2, 3 का जो बेसिक है वो मैं आपको दे ही दूंगा, उससे भी आराम से आपके, मैं तो सही बता, मैं वो भी पढ़ के नहीं गया था एग्जाम में, मैं तो ओनली PYQ पढ़ के गया था बस, जो भी एक बार, जो भी दृष्टि की बुक से तो मेरा कहने का मतलब है कि आप आराम से नंबर गेन कर सकते हो, यूपीएससी में कोई बड़ी बात नहीं है, और इन्हीं नोट्स का यूज़ करते हो। दूसरी बात, कोई भी नोट्स किसी को शेयर नहीं करेगा। अगर मुझे गलती से पता लगा कि भाई मेरे नोट्स किसी व्यक्ति के पास पहुंच गए तो दोबारा कभी ज़िंदगी में मेरे से पढ़ने की तो भूल ही जाना, ये चीज़ याद रख लेना। देखो बात भाई मेहनत है उस नोट्स के पीछे, ऐसा नहीं है, बहुत टाइम दिया है मैंने, तो वो चीज़ याद रखना। इस तरह की लापरवाही मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दिया, ऐसा नहीं, पर आप लोग यहाँ इधर उधर शेयर कर रहे हो, वो मुझे पता लग जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। क्योंकि PDF में है ना, जब आप ऐसे क्लिक करोगे ना उस पर कितना फॉरवर्ड हुआ है ना वो दिख जाता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी से आप बच नहीं सकते तो ये तो गलती भूल के भी मत करना, अगर आप शेयर वेयर करोगे तो किसी को, तो मुझे पता लग जाएगा। पर हाँ, मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ कि आप लोग अगर मेरे नोट्स पढ़ते हैं ओनली, यूपीएससी निकलेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। पर हाँ, 10-11 बार पढ़ना पड़ेगा उन्हीं नोट्सों को, बार बार। प्लस करंट अफेयर आपकी पकड़ होनी चाहिए। मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ भाई, करंट अफेयर के टॉपिक बता दूंगा जब मेंस के टाइम में, भाई ये इंपॉर्टेंट है, बस उतना मैं कर सकता हूँ। जैसे देख लेना आपका GST से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हो आप आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरीके से प्रयोग बढ़ रहा है, तो इसके क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे आने वाले टाइम में, तो वो चीज़ याद रखना। तो वो मैं करंट अफेयर के मतलब, पहले मेरा ये मानना है कि बेसिक जो है ना, आप जो मेरे नोट्स उनको बार बार पढ़ो, फिर उसके बाद में जो है मार्केट में कुछ उठाने की, पहली बात तो मुझे बिना पूछे कोई मार्केट से बुक उठाने की ज़रूरत है ही नहीं। इथिक्स में तो फिर बता रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं है कहीं से भी पढ़ने की, ओनली मेरा नोट्स पढ़ लेना। क्लास में लूँगा, उसमें आते नहीं हो आप लोग, उसमें मैं क्या ही करूँ ठीक है, तो ये रहा, ठीक है। और इधर अपना हिस्ट्री चल ही रहा है, कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर मैं क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी थोड़ा अपने को करवाना है, उधर तो आपको देखो ज्योग्राफी क्लासेज ऑलरेडी आपके पास है, इकोनॉमिक्स की क्लासेज आपके पास है। अब कौन आया भाई, आज के लिए दिक्कत पता नहीं क्या हो गई, ये नया सिस्टम आ गया, इसमें पता ही नहीं लगता कौन आ रहा है ज्वाइन करने के लिए। कविता कहाँ हो आजकल, तुम कहाँ गायब रहते हो, तुम क्लास भी नहीं लेते हो।
वो नोट्स लिया तुमने कविता वहाँ से नौका से जाके? आज लेके आई। हाँ, ये गलती है ना, इतने दिन मैंने ये 10-11 तारीख को भेज दिया था आपको। ऐसे लापरवाही करोगे तो क्या अब तक 10, अरे उतना आपने ऑप्शनल कितनी क्लास देख ली है? अभी तक तो 15 ही देखे। क्यों, बहुत दीपावली छुट्टियां मनाई है इसका मतलब है? पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ऐसे काम नहीं चलेगा, जी याद रखना। ठीक है, देखो इधर 6ठी और 7वीं जो है ये पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस कुछ पार्ट मतलब थोड़ा बहुत मेंस के लिए, इतना ज़्यादा नहीं, पीटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12th का पार्ट 1 और पार्ट 2 वो भी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अपन उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आप इस टाइम फ्रेम में जब तक ये अपना एंशिएंट और मिडिवल होगा तब तक मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री के जो PYQ आए हैं उनका मॉडल आंसर बना के आप चेक कराओ डेली। आज देखो, आज किसी ने लिख के नहीं लाए, कोई नहीं लिख के लाया, तो ऐसे लापरवाही करोगे तो फिर कुछ ही नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रख लेना, ताकि आपका ये मान के चलो हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। मतलब पीटी जैसे मान के चलो आपका एनसीईआरटी होएगा, साथ में आपको उधर से जो है आपके मेंस के जो क्वेश्चन है वो भी लिख लो, मॉडल आंसर बना लो साथ के साथ, अब तो हो जाएगा। और इथिक्स में मैं ऐसे करूँगा, साथ के साथ देते जाऊँगा होमवर्क। अब वो आप लोग करोगे तो वो आपकी अकाउंटेबिलिटी है भाई, पकड़ पकड़ के कान पकड़ के तो मैं नहीं करवा सकता ना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है, इसका जो मेन फोकस है इस एनसीईआरटी का पीटी के ओरिएंटेशन में ही है। ठीक है, तो ज़्यादा मेंस के ओरिएंटेशन में नहीं है इसका काम। ठीक है, पहला अध्याय है क्या, कब और कहाँ कैसे। अब देखिए ये सब चीज़ें ऐसे नॉर्मल ही है, जहाँ ध्यान देने की ज़रूरत होगी मैं हाईलाइट करवा दूंगा, आप अपना एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना, उन चीज़ों को बार बार पढ़ना। रसीदा का सवाल, हाँ याद रखना, मॉडर्न हिस्ट्री में विपिन चंद्रा ही पढ़ना, और वो पढ़ लो। और जो यूथ कंपटीशन वाली बुक है उसका क्वेश्चन लगा लो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, मैं टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करूँगा, तो वो आप लोग लापरवाही करोगे तो फिर देखो, फिर बता रहा हूँ। और अब नवंबर स्टार्ट होने वाला, अगर अब लापरवाही करोगे तो फिर भूल जाओ ये टाइम, कुछ ही नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर नवंबर दिसंबर तुम लोगों ने गायब कर दिया ना तो फिर भूल जाओ, फिर कुछ ही नहीं होगा, फिर पीटी निकलेगा भी तो वो 5-6 महीने में। मेंस का तो भूल ही जाओ। अभी तक मैंने बोला था ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज किसी ने नहीं दिया, ओनली बस वो सना दी है जो भी 3-4 दी है, इसके अलावा किसी ने भी ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज ना तो ज्वाइन किया है। अब देख लो, तुम लोगों में पिछले 4 महीने से बोलते आ रहा हूँ भाई ऑप्शनल पढ़ लो पढ़ लो, क्या ही करोगे। चलो ठीक है, देखो इधर रशीदा का सवाल। रशीदा बेटी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। बस सोचने लगी यह कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये कोई मतलब का नहीं है, बस ऐसे नॉर्मली मैं पहले बता रहा हूँ, इसमें पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं हाईलाइट करा दूंगा चीज़ें कि भाई ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रटनी है आपको। जैसे मैप आएंगे इसमें, ठीक है, कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो मैं बता दूंगा, रटना ही है वो, ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। कैसे पता लगाए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ है तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। अभी नॉर्मल बच्चों के लिए है कि भाई बच्चों के अंदर भाई क्यूरियोसिटी आए, भाई पहले क्या होता था वो कैसे पता लगेगा, तो ये उसी के बारे में, तो अपने लिए यूपीएससी के लिए काम के लिए नहीं है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, पर हाँ ऑप्शनल वाले हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ देख रहे हो, शिकार करने वाले भी लोग थे, पशुओं को पालने वाले भी लोग थे, खेती करने वाले लोग भी थे, शासक वर्ग भी था, व्यापारी भी थे, पुरोहित जो पंडित वंडित होते हैं वो भी थे, शिल्पकार भी थे, कलाकार भी थे जो डांस वांस इस तरीके से करते थे, संगीतकार थे, फिर वैज्ञानिकों को। अब सोचो कि उस टाइम जब इतनी डाइवर्सिटी थी, तो आज जो अगर अपन सोचोगे तो आज सोचो, आज तो और ज़्यादा हो रही है, और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ याद रखना माइंड में, जब भी आप चाहे कोई पीटी का क्वेश्चन करो या मेंस का क्वेश्चन है, आपके अंदर आना चाहिए ये चीज़। यह नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। अब देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है,
जैसे मानचित्र ये है पहला। अब मैं फिर 12 बता रहा हूँ। देखो 2 काम है आपके, है ना। अब वो आपके ऊपर है क्या करते हो। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप भाई इसी में अपना हाईलाइट करके रट लो इस मैप को। जितने भी मैप आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी में जितने भी मैप है वो आपको रटे हुए होने चाहिए। एक तो ये काम है कि आप इसी में हाईलाइट करके पढ़ लो। दूसरा आप ये कर सकते हो कि इंडिया का मैप निकाल लो भाई, ठीक है। इंडिया का मैप निकालो और खुद से बना लो। अगर ये काम अगर आपने कर लिया, इंडिया का मैप निकाल के उसमें आराम से, मैंने भी खुद एक बुकलेट निकाली है पर मैं ये काम नहीं किया हूँ, पर मुझे पता है करना चाहिए। पर ये चीज़ यार जो करेगा उसको फ़ायदे में रहेगा। तो खुद से ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आप ज़िंदगी भर कभी भूलोगे ना, कभी क्वेश्चन गलत होगा नहीं। तो ये काम अब आपके ऊपर है, पर ये ज़रूर कर लेना। जिसने जो करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, इसका याद रखना। पीटी में आराम से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ आराम से। मानचित्र 1 पृष्ठों में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। अब देखो नर्मदा नदी कहाँ पे है, अभी देखो पता होना चाहिए। देखो ये रही, लगभग एमपी से निकलती है ये। और सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक। अब देखो यहाँ से कितनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने को मिली है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन है, सतपुड़ा रेंज है। और यूपीएससी यही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पूछती है। अब लगभग नर्मदा नदी के आसपास से सोन नदी निकलती है, जो पटना में जाके मिलती है ना। अरे बता। यस सर। हाँ, यस ये सर। याद रखना। अब देखो यहाँ विंध्य पहाड़ियाँ है, यहाँ से चंबल नदी निकलती है देखो, और ये जाके यमुना नदी में मिलती है। किसी को पता है कि यमुना नदी में जो चंबल नदी मिलती है वो कहाँ जाके मिलती है, किसी को पता है? देखो यमुना और गंगा तो प्रयागराज मिलती है, पर ये चंबल नदी कहाँ मिलती है, किसी को पता है? यमुना नदी से। और सोचो ये क्वेश्चन पूछ लिया तो अभी पता होना चाहिए एक एक चीज़। जैसे यूपीएससी ने 2021 में पूछा कि भाई जैसे ये व्यास, चेनाब इटावा जिले में। कहाँ मिलती है? इटावा जिले में। इटावा मतलब कानपुर के आसपास। बरेया नामक स्थान पर। मतलब जो भी है, अपन ये चीज़ें पता होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें ने ना, फिर आप जैसे देना यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था पीटी 2019 का क्वेश्चन जाके देखना, ये तुंगभद्रा नदी वाला है। और ये तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी से मिल रही है। अब ये पता होना चाहिए चौक पॉइंट कहाँ पे जाके मिलती है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ आप एनसीईआरटी में जो अपना ये जो आपके पास हार्ड कॉपी है तो इसी में लिख लो भाई कहाँ पे मिल रही है। या अगर मान के चलो आपके पास नहीं है एनसीईआरटी तो मैप निकलवा के आप कर सकते हो काम। तो ये काम करना पड़ेगा भाई, अगर आईएएस बनना है ऐसे नहीं चलता है। मैं फिर बताऊँ जो लापरवाही है, देखो मैं इतना इस एग्ज़ाम के बारे में जान चुका हूँ, इतने सालों का अनुभव है, किसी एग्ज़ाम को कैसे निकाला जा सकता है। पर बात यह है कि उस लेवल पे मेहनत भी करनी हो। जैसे अब मैं बता तो दिया, अब ये काम नहीं करोगे तो फिर भूल जाओ कि हाँ मैम पढ़ लेंगे, बस एक बार देख लिया हो गया, तो ऐसे नहीं होगा काम। ये आपको लेके बैठ के काम करना पड़ेगा, तब जाके आप एग्ज़ाम निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। सर बोलो। ये चंबल नदी है और ये क्या नाम है, यमुना नदी क्या नाम है, ये सब पच नदी नहीं बोलते, 5 नदियों का संगम। वो तो इधर ये है ना, वो तो ये है 5 नदियों का संगम। तो नहीं सर, यहाँ पे भी वो सर यहाँ पर भी है, इधर क्या नाम है? यहाँ पे भी है 5 नदी जो उत्तर प्रदेश में मिलती है। अच्छा, हाँ हो सकता है। सर गांव का नाम मुझे पता है, वहाँ मतलब 5 नदियां हैं इस टाइम मिलती है वहाँ पर। वो सब नदी का नाम हम लोग उतना नहीं जानते सर, चंबल, सिंध, क्यारी, पहुज, ये सब नाम। देखो एक चीज़ मैं यूपीएससी के बारे में बता देता हूँ, पीसीएस का कोई गारंटी नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है ना। पर यूपीएससी का मैं बता रहा हूँ, मेन जो रिवर है ना, यूपीएससी उन्हीं के बारे में पूछती है। तो कभी उन चीज़ों को टेंशन मत लेना, ये चीज़ याद रखना। आप उठा के देख लो 1995 से यूपीएससी जो मेन नदियाँ है ना, भारत की प्रमुख नदियाँ, उन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछती है, चाहे आप कभी उठा के देख लेना। इसलिए तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी जो दिया है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है आगे बढ़ो। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, मतलब जो चीज़ें कलेक्ट करते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। अब देखो यहीं तक, अभी तक यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पीटी में पूछे जाने लायक है, ना आज तक कभी पूछा भी है।
ठीक, अब आगे देखो, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान, अब देखो ये सुलेमान किधर है भाई, ये रही, अब ये पाकिस्तान में है, अभी पता होना चाहिए किरथर, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ, तो ये पता लगा लिया अपने भाई, ये पाकिस्तान में है, चीज़ याद रखना। पाकिस्तान के, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद ईरान के आसपास है, क्योंकि पाकिस्तान में देखो यहीं तक ही है, तो पता होना चाहिए। और ये क्यूरियोसिटी आपके खुद के अंदर से आनी चाहिए, तो आप खुद पता करो, नेट पर सर्च करो, यही पढ़ाई है। देखो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में यही फ़र्क है। ये सर अफगानिस्तान की तरफ से हो, क्योंकि वहाँ पे काबुल भी है। हाँ, मतलब वही, मतलब पाकिस्तान की बॉर्डर पे है, देखो ये यहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर ये है, तो इधर तो देखो अफगानिस्तान चलो मान लिया, पर इधर शायद वो है ना, ईरान आ जाएगा। ठीक है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, तो ये चीज़ अब देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है डायरेक्ट यूपीएससी में, सबसे पहले भाई कहाँ पे जो है गेहूँ हुआ था, तो ये यार ना सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, इधर ही हुआ था सबसे पहले, तथा जो जैसे फसलों को जाना आरंभ हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये हाईलाइट कर सकते हो आप अपनी तरफ से। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया था, तो ये चीज़ याद रखना। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ, देखो ये रही गारो पहाड़ियाँ, यहाँ रखना 3 पहाड़ियाँ है, और उन्हीं के नाम पर है ना, ट्राइबल्स के जो है उन्हीं के नाम पे है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। और ये ऐसे ही है, गारो है फिर खासी है फिर जयंतिया है, और ये याद रखना, ये ट्राइबल्स के नाम भी है ये, ठीक है। और विंध्य, अपना विंध्य देखो ये रहा विंध्य पहाड़ियाँ, अभी पता होना चाहिए। देखो यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा, अभी एक एक चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैप तो खास तौर से जो एनसीईआरटी में दिया है वो अच्छे से आना चाहिए आपको। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ था। अब ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या हुआ था, एग्रीकल्चर का विकास हुआ था यहाँ पे और यहाँ पे। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, ये चीज़ याद रखना, मतलब ये वाला इलाका सबसे पहले चावल यहाँ उगाया गया था। अभी एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों को पता लगाने का प्रयास करो। अब देखिए इधर आओ, अब ये यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा, मैं फिर बार बता, देखो डायरेक्ट पहला ही 6ठी क्लास का पहला चैप्टर है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब ये सिंधु सहायक नदियाँ कौन है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ठीक है, व्यास है, सतलुज है। अब एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई सतलुज नदी मतलब सिंध नदी में ना, ये देखो डायरेक्ट याद रखना कि सतलुज नदी में इन सारी नदियों को पानी आके मिलता है। तो यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु नदी में कौन सी जो नदी है जो डायरेक्ट वो मिलती है, मतलब यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था, उसका सतलुज ये आंसर था। अब ये जब तक आप मैप रीडिंग नहीं करना सीखोगे तब तक पॉसिबल ही नहीं है क्वेश्चन, ये कहीं से अरे कोई बुक में नहीं कोई पढ़ा सकता है, ये चीज़ आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखो सतलुज नदी ये रही, ठीक है, ये जाके सिंध में मिल रही है। अब देखो ध्यान से देखना, देखो व्यास नदी जो है ये निकल रही, और ये रावी मतलब इन शायद इधर मिल जाती है, फिर देखो रावी और चेनाब इधर आके झेलम, देखो झेलम जो नदी पहले चेनाब में मिली, फिर ये दोनों रावी में मिली, और रावी जो है सतलुज में मिलती है, और ये सतलुज जाके फिर सिंधु नदी में मिलती है। अब जाके 2021 का क्वेश्चन आप करना, वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना लोगे। तो ये है मैप रीडिंग, अच्छे जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा पीटीआई याद रखना आपको क्लियर होगा, जब जाके क्लियर होगा। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले। गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता करो। देखो अभी अपने पता किया ही था, ये रे देखो, अरे यार ना गंगा की सहायक नदी है ये। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। तो ये मगध क्षेत्र हो गया ये वाला, आगे आएगा मैप में, चीज याद रखना। इसके साथ साथ बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। अब देखो मानचित्र 1 जो है इसी में जो अपन देख रहे हैं इसके बारे में कुछ दिया है यहाँ पे फैक्ट कि दक्षिण एशिया, अब ये याद रखना दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, भारत आता है, पाकिस्तान आता है। याद रखना जो सार्क है वो इसी के लिए तो बना है, दक्षिण एशिया के लिए। बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका है, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि।
कि दक्षिण एशिया में आते हैं ये। पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब 2022 या 23 नहीं 21 या 22 का देखना, मेंस का पेपर GS1 का पहला ही क्वेश्चन है कि भाई एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। दक्षिण एशिया को मतलब ऐसा ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। अरे जाके देखना, उसका मॉडल आंसर बनाओ कल जाके। पहला ही क्वेश्चन है, शायद 20, 21, 22, 23 में से ही है, इन्हीं अच्छा 23 में भी नहीं, 20, 21, 22 का ही पेपर है, उसमें पहला क्वेश्चन ही यही है। तो ये चीज़ें हिंट देती है आपको थोड़ा बहुत, भाई देखो क्यों कारण बोला जा रहा है कि ये सबसे मेन कारण है कि भाई विशालता है, समुद्र है, पहाड़ियाँ है, पर्वत है, इस कारण से उसको प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है दक्षिण एशिया को। तो ये क्वेश्चन बना भी है, जाके देखना। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान है, नदियाँ तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब ये माइग्रेशन का कारण है, याद रखना ये चीज़। नेचुरल माइग्रेशन होता है भाई, डिजास्टर आ गए इन सारी चीज़ों के कारण। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। याद करो कि जो भाई अकबर के टाइम में कौन आया था, तो इस टाइप यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है। तो ये वही लोग हैं जो मतलब ऐसे घूमते रहते थे। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं भाई, समझ में आता है, ट्रैवलिंग, कुछ घूमना फिरना होता है। कुछ लोग जॉब के लिए जाते हैं, कुछ एजुकेशन के लिए जाते हैं। मैं फिर बार बताऊँ, छोटी छोटी चीज़ें ना आपका, अगर आप पढ़ोगे उधर इंडियन सोसाइटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इससे। एक बार फिर मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, तो गहरे समुद्रों को पार कर सके। अब यहाँ एक चीज़ देखो, बंगाल की खाड़ी है। अभी देखो प्राकृतिक सीमा ऑटोमेटिक बंगाल खाड़ी, इधर अरब सागर हो गया, इधर देखो हिंद महासागर हो गया। अभी देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है, और ये मालदीव है, ठीक, ये श्रीलंका हो गया, ठीक है। इधर देखो हिमालय पूरा, और ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी। ये थोड़ा चीज़ें एक एक चीज़ याद रखते। ब्रह्मपुत्र नदी जाके देखो गंगा नदी मिल रही है, ठीक है। काबुल नदी है, ये देखो यहाँ से ऐसे ओरिजिन होती है, ये यहाँ से इधर निकल जाती है। तो एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। देखो यमुना नदी, ये भी गंगा की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक, यमुना की सहायक नदी चंबल नदी है, ठीक है। नर्मदा तापी अपने देख ही लिया था। महानदी देखो छत्तीसगढ़ में बहने वाली, यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक। गोदावरी नदी, ये दक्षिण की गंगा भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कृष्णा नदी, ये तुंगभद्रा नदी इसमें जाके मिलती है, यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा है। अब देखो ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट है, यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा, बहुत बार पूछा है। अभी देखो ये कावेरी नदी है, कावेरी नदी का डेल्टा बहुत बड़ा है, ये चीज़ याद रखना। ये पेन्ना नदी है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन जो दिया है मैप में। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। अब जैसे मानिए चलो कोई आपसे पूछ ले भाई कैसे सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। आप सोचो ना, आज ये देखो भारत में मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, पारसी भी है, जैन है, हिंदू है, ठीक है। अब सोचो जब इतने सारे कम्युनिटी यहाँ पे है तो ये क्या होगा, कल्चर, त्यौहार, कल्चर क्या होता है, त्यौहार। देखो कितने त्यौहार मनाए जाते हैं। पहनावा देखो कितने प्रकार के पहनावे होते हैं भारत में। उसके बाद में खान पान देखो, खान पान कितनी वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद में जो लोकगीत है, ठीक है, लोक जो कथाएँ हैं, सोचो कितनी सारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध कर दी। तो ये देखो कितनी अच्छी लाइन है, ये चीज़ याद रखना। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम अपने देश के नाम पर हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंध कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ।
अब ये आपको मैप में देखना है, ईरान अगर देखो तो पाकिस्तान की इधर साइड है ही। और यूनान किसको बोला जाता है? सही ग्रीस को बोला जाता है ना यूनान। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? यूनान देश है या ग्रीस है? अरे बताओ, कहाँ भाग गए तुम लोग? यूनान शायद, मेरे अनुसार शायद ग्रीस को शायद यूनान बोलते हैं शायद, अब पता नहीं मुझे, देख लेना एक बार। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। ठीक है, अभी ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। अब देखो, पहले ऐसे लिखा जाता था, ताड़पत्रों पर लिखा जाता था। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो वह किस पेड़ से बनते हैं यूपीएससी नहीं पूछेगा, पर छोटे मोटे एग्जाम पूछ लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट है शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से है निकला है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था, कुछ ने नष्ट कर दी। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा भी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। ये भी याद रखना। आप देखो है ना, यूपीएससी जो है इसी देखो भाई, वो लिख देगा जो भाई ये जो मिले हुए हैं ओनली संस्कृत भाषा में मिले हैं, ऐसा नहीं है। प्राकृत भाषा में मिले हुए हैं, तमिल भाषा में, देखो यही यूपीएससी का अंतर है। वो एक स्टेटमेंट बनाएगा। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब ये मान के चलो स्टेटमेंट बनाना रहा, उसको बना देगा कि प्राकृत भाषा का प्रयोग है जो शाही दरबार के लोग ही करते थे, ऐसा नहीं है। ये याद रखना, आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों के इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तो उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। तो याद करो, जैसे अशोक का भी बारे में अपने जानकारी मिलती है। देखो, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अब ये चीज़ें याद रखना, कंधार अफगानिस्तान में है, जैसे वर्ल्ड मैप वाले जो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अब ये भी याद रखना कि अशोक का जो प्रभाव है, याद रखना अफगानिस्तान में भी था। इस अध्याय के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अराइमेक नामक दो भिन्न लिपियों भाषाओं में, ये चीज़ याद रखना। ये भाई जैसे यूपीएससी पूछ लेगा अराइमेक क्या है, तो याद रखना ये लिपियाँ है। ये यूपीएससी हिस्ट्री की क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यह भाषा है। तो याद रखना छोटी छोटी चीज़ें। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतहों पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, इसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी। इसके देखो समय से बात है, कठोर वस्तु लिखाओगे तो लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है। पर हाँ, यह कि कठोर वस्तु लिखने के लिए फिर आपको उसमें छेनी यानी इनका यूज़ करते हुए लिखना पड़ेगा, पर वो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करती है। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करता है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। अब ये है ना, ये आप जाओगे ना नेशनल म्यूजियम यहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे है ये सब। ये जितनी भी एनसीईआरटी में सारी फोटो है ना, वो सब वहीं पे रखी हुई है। ये सब चीज़ें मिलेगी आपको वहाँ पे। भाई प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के मेरा माना कि जाना चाहिए इसे। अगर कोई अभी तक नहीं गया है उसको ज़रूर जाके आना चाहिए। बहुत हेल्प मिलती है, ये चीज़ याद रख लेना।
आपको हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा। दूसरी बात है ना, जब चीज़ों को आप प्रत्यक्ष देखते हो ना तो एक अलग रियलाइजेशन होता है उन चीज़ों का। तो हिस्ट्री के लिए आपको बहुत अलग, मेरा माना जो दिल्ली में रह रहा है उसको ज़रूर जाना चाहिए। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाई एक पुराना चांदी का सिक्का है, अब ये देखो ये रहा। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में होने वाले सिक्कों से किस तरह भिन्न। देखो पहली बात आकृति देखो, इसकी आकृति कैसी है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। याद रखना वहाँ पे भी मिलेगी आपको, नेशनल म्यूजियम जाओगे ना, हड्डियाँ है आज भी। इसे उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, ये भी मिलेंगे आपको। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? गल जाते हैं ज़्यादातर तो, पर फिर भी कुछ कुछ बचे रहते हैं, ये याद रखना। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के इतिहास का प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। अब देखिए कोई मतलब की चीज़ें नहीं है, इसीलिए जो मैंने काम की चीज़ें बताई बस उनको अच्छे से कर ले। जैसे मैप, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अभी तक इसमें। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। स्वाभाविक सी बात है, उनका खान पान, रहन सहन, पहनना, सब चीज़ें अलग है, तो स्वाभाविक बात है उनका जीवन भी अलग ही होगा। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार कर तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। अब देखो कितना अंतर है। कुछ लोग खुद जाके जो है शिकार करके भोजन कर रहे हैं, पर कुछ लोग जो भाई ग्रोसरी स्टोर पे जाके खाना ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अब देखिए ये सब चीज़ें कोई काम की नहीं है, ये चीज़ याद रखना। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से तिथि से की जाती है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, ये है पश्चिम का वर्चस्व। ऐसे नहीं है, ये चीज़ याद रखना, मतलब ये थोड़ा पता होना चाहिए थ्योरी कि अपन है ना वेस्टर्न बर्डन जो है ना वो झेल रहे हैं एक तरीके से सब चीज़ों में। देखो ना आप, ये कैलेंडर, ये सब सारी चीज़ें क्या है, पर ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं थी। भारत जैसे पंचांग सिस्टम जो चलता है, पर ये वेस्टर्न जो है दुनिया वेस्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। ये चीज़ याद रखना, अपनी पढ़ाई लिखाई, जीवन, रहना, खाना पीना, सब कुछ वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न बर्डन थ्योरी, वेस्टर्न कल्चर थ्योरी बोलते हैं, जिसके कारण आज वेस्टर्न का कल्चर अपन फॉलो कर रहे हैं और खुद का कल्चर भूलते जा रहे हैं। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 का अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब ये चीज़ें वो तरीका है भाई कैसे लिखा जाता है, क्या है। इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तो तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिनी शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE, BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्सर का प्रयोग कॉमन एरा, तब BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारतीय में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्सर प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर, प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। अति की चीज़ कोई मायने नहीं है, इन चीज़ों चक्रों मत पढ़ना, कोई मतलब नहीं है।
जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। उनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपि और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि जानने की प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। अब देखो इन्होंने मतलब मीनिंग निकाला, इसका मतलब पी होता है, इसका मतलब टी, जो भी है मतलब ये तरीका है, ये अपने कोई काम का नहीं है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यानी यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की है। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। अभी कोई काम का नहीं है अपना। हाँ, ये थोड़ा याद रखना, जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़, कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। और इसमें अपना कोई काम का चीज़ ये नहीं है। अब मैं इधर कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ना आप लोगों से, ये कोई काम का नहीं। चलो मिलान कौन कौन है यहाँ पे? निखिल, श्वेता और अनु। चलो अनु बताइए, नर्मदा घाटी इसके बारे में क्या पढ़ा था अपन ने? सर ये हमने पढ़ा था कि बोलिए। प्रथम नगर। अच्छा चलो निखिल तुम बताओ, नर्मदा घाटी के बारे में क्या पढ़े थे अपन? क्लास में बैठे रहते हो नहीं। निखिल कहाँ चला गया? श्वेता तुम बताओ, नर्मदा घाटी क्या है? अरे बताइए, कहाँ भाग गए तुम लोग? सर अभी पहला बड़ा राज्य होगा। अरे मगध होगा ना वो तो। हाँ 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 हाँ, मगध है। और बाकी नीचे से गारो पहाड़ियाँ। अरे यहाँ पे सिंधु सतलज के सहायक नदी है, वहाँ पे प्रथम नगर थे। हाँ, और ये गंगा घाटी आरंभिक कृषि था, कृषि वाला जो एरिया था। तो गारो पहाड़ियों में क्या होगा? गारो पहाड़ियाँ। हाँ, नर्मदा घाटी में आखेट संग्रहण होगा या गारो पहाड़ियों में होगा? बताओ। शिकार वगैरह। उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। सोचो अभी 20 मिनट भी नहीं हुआ और भूल गए तुम लोग। देखो नर्मदा नदी क्या है, यहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों फलों तथा अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आखेट और संग्रहण जो समझ में आ गया? मगध हो गया पहला बड़ा राज्य, ठीक है। अब देखो सिंधु तथा सहायक नदी प्रथम नगर जो ये मिले थे अपने को, हड़प्पा ये सब, ठीक है। अब गारो पहाड़िया में क्या था? सर ये गारो पहाड़ियाँ तो सही है, इसके सामने जो है वही होगा, क्योंकि गंगा घाटी सब देखा, सहायक नदी कहते हैं। देखो सिंधु और सहायक नदी तो इसके आरंभी नगर मिले थे, ठीक। गंगा देश के सहायक गंगा दक्षिण नदी प्राचीन काल में मगध सबसे बड़ा, प्राचीन काल मगध इसके शासन बोल सकते हैं विशाल राज्य स्थापित किया, तो ये देख मिल गया, ठीक है। और इसके ऊपर वाला लाइन सर 2500 वर्ष उत्तर पूर्व में गारो मध्य भारत में विद्या पहाड़ी पता लगाओ, कुछ अन्य क्षेत्रों में कैसे विकास हुआ था। याद रखना यहाँ कृषि का विकास हुआ था। तो आरंभिक कृषि यहाँ पे गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर गंगा घाटी में। अभी तो हाँ सर था, ये पॉइंट था 2500 वाला, अभी तो जस्ट देखा था मैंने।
हाँ देखिए ये है नीचे। तो ये चीज़ याद रखना। चलो इको चैप्टर पढ़ते हैं, तो ख़त्म करना जितने जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6-7 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उधर 12th में लगेगा। चलो ठीक है। आखिर खाद्य संग्रह से भोजन तक उत्पादन कैसे पहुँचे? तुषार की रेल यात्रा। अभी कोई काम की चीज़ नहीं है, पढ़ लो फटाफट। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसकी खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तब इसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तो अब ये यहाँ देखो एक चीज़, ये नोटिस करो, याद रखना, रेल पहले आई थी, बसें बाद में आई है। अब ये छोटी चीज़ें यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, मतलब आपको मतलब ये चीज़ें कहीं मतलब मिलेगी ना, आपको ये चीज़ें पढ़ भी नहीं सकते, पर देखो एनसीईआरटी ने दिया है। तो साथ सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से भी जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडा इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण ये था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब ये सब चीज़ें कोई मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस एक नॉर्मल, बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया, बस आपको थोड़ा हिस्ट्री का समझ, थोड़ा रुचि बढ़े, इसके लिए ये कोई काम का नहीं है। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों नदियों पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों की कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपभोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार भी आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का प्रयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों को खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब देखिए नुकीले पत्थर है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों के खाल से बने वस्तुओं को सिलने के लिए किया जाता था। अब देखो ये और ज़्यादा थोड़ा पतला होगा। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान पुरातत्व स्थल है। अब ये देखना, ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बार बता रहा हूँ, वो काम कर लेना। एक इंडिया का मैप का प्रिंट आउट निकलवा के खूब सारे निकलवा लेना, 25-30, तो उससे काम हो जाएगा। अभी एक ही एक चीज़ बना लो भाई, देखो ध्यान से देखना। यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से, जैसे बुरजोम के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन। देखो पूरा पाषाणिक स्थल, जो रेड वाले पूरा पाषाणिक स्थल, ये कौन कौन है? कुरनूल गुफाएं, ठीक है, हुंस्की तो शायद कर्नाटक में है, ये शायद आंध्र प्रदेश में पड़ेगा कुरनूल, इसे याद रखना। अब देखो ये रहा भीमबेटका, ठीक, यही है ओनली 3। और यूपीएससी क्वेश्चन पूछता, मैं फिर बार बता रहा हूँ। फिर अगला नवपाषाणिक स्थल। नवपाषाणिक स्थल कौन है? हुल्लूर, ये कर्नाटक में, याद रखना। पेयमपल्ली, ये शायद तमिलनाडु में होगा, आपको तमिलनाडु मिलेगा। हाँ, इसके बाद में कोलीडावा और महागढ़ा, ये शायद आपको एमपी या कहाँ मिलेगा? ये किसी को आइडिया है कुछ? शायद एमपी में होगा, कि भीमबेटका के आसपास ही है, तो एमपी है। मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में है। भुजोम, याद रख लेना, जम्मू कश्मीर में है। चिरांद, ये बिहार में है। अब अभी किस नाम से जानते हैं इसको? बनी याद रखना, बिहार में है ये चिरांद। दो जली हैंडिंग, अब ये याद रखना, ये है नवपाषाणिक। अब देखो महापाषाण
पाषाणी पुरास्थल ये कौन कौन से? ब्रह्मगिरी, ये भी कर्नाटक में, याद रखना। आदि चलनूर, ये केरल वेरल के, केरल या उसी में होगी, हाँ। इसके अलावा और कहीं पे है को? नहीं। आरंभिक नगर, याद रखना, इनाम गांव, महाराष्ट्र में, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। 2024 का पीटी देखना, ठीक। और कोई आरंभिक नगर और कुछ नहीं दिया इसमें, है ना। आधुनिक नगर जो अभी प्रेजेंट टाइम के हैं, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, ये चीज़ याद रखना। अब एक तो ये चीज़ याद रखनी है इस मैप में। दूसरी बात जो आपको इस मैप में याद रखनी है, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता भी है, जो ये पुराने नगर पर किसी नदी पे अगर है तो नदी के आसपास है, वो चीज़ याद रखना। जैसे चिरान देखो, ये थोड़ा बहुत गंगा नदी के पास है, या देखो बुरजोम किसी नदी के पास है, ये थोड़ा बहुत एक बार देख लेना कौन सा कोई नदी के ऊपर बना है। तो यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछती है। पुरास्थल है जहाँ पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी कई स्थानों पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों झीलों के किनारे भी पाए गए। अब ये याद रखना, यही यूपीएससी पूछता है। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत मिलते थे, इसलिए लोग इसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में, याद रखना। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है, ये चीज़ याद रखना। डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। शैल चित्रकला, इनमें से क्या हमें क्या पता चलता है? शैल चित्र याद रखना, भीमबेटका में मिलते हैं अपने को। देखो यहाँ पे देखो, शिकार करने के लिए दौड़ रहा है इसके पीछे मानव। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ के दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब यहाँ देखो, ये देखो चित्र है ये, अरे आज भी है। पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। उन पुरास्थलों के बारे में आप अगले अध्याय में याद रखना, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। समुद्र और नदी में भी क्या पुरास्थल पाए जाते हैं? तो याद रखना, हाँ। आग की खोज, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। अपने ढूंढा था, याद रखो, कर्नाटक में जो मैंने बोला था, नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश। एक बार देख लेना, शायद हो सकता है कर्नाटक में भी हो। एक बार ना, मैं फिर बता रहा हूँ, यही काम करना है। एनसीईआरटी में सर्च करके लिख लो, वहीं पे अपने मैप में लिख लो। यहाँ आग के अवशेष मिले, याद रखना, आग की खोज यहाँ हुई थी। इससे मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। नाम और तिथियाँ, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। अब ये चीज़ें कोई काम की नहीं है, याद रखना। यूपीएससी कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, पर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बस। ये दो शब्दों पर पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% खानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मोटे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। याद करो, आज भी जैसे यूज किया जाता है इसे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे नाम मिलेंगे जिन्हें छोड़ो, ये कोई काम का नहीं है। अब कैसे मतलब मनुष्य ने यहाँ रहने लायक बनाया इन चीज़ों को? बदलती जलवायु। तो सबसे पहले चीज़ वह जलवायु बदली। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे।
ऐसे करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे कर्षक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्तों का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन्हीं जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए होंगे। अभी देखो ना, एक तरीके देखोगे तो हिस्ट्री हाइपोथेसिस है, बस परिकल्पना की गई, ऐसा किया होगा तो ऐसा होगा। इसीलिए ये बहस का मुद्दा है कि भाई भगवान ने बनाया है या फिर लोग धीरे धीरे इवोल्व हुए हैं। अभी कोई भी नहीं बोल सकता इस चीज़ के बारे में कि हाँ मैं सही हूँ। बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधों तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों को चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यह नहीं, लोग उन्हीं पौधों चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंडली अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनका गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों के तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया हम पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं जो आते हैं, ये चीज़ याद रखना। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कौन पहले था। तो अनाज का उपयोग किस किस में होता था? बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में, है ना। सबसे बड़ी बात इसमें एक और चीज़ आएगा, मतलब लेन देन की प्रक्रिया है ना। जैसे कोई चीज़ सामान खरीदने के लिए बार्टर सिस्टम, ये तो मैं खुद देखा हूँ, मैंने खुद किया है। मतलब सब्जी लेते थे हम गेहूँ दे के। ये अब अभी भी बहुत जगह भारत में लागू होता है, ऐसा कुछ ही नहीं है, अभी भी होता है। एक नवीन जीवन शैली, तुम किस पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जा सकता है। इसलिए जब लोग पौधे लगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है शिकारी भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते, उनका प्रयोग करते होंगे? स्वाभाविक बात है, इसीलिए तो बनाते थे, और क्यों बनाते थे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषकों पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13, शायद अपन ऊपर देखे तो वही है। हाँ, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्व शुरुआती कृषकों और पशुपालकों होने के साक्ष्य मिले हैं। ये जो देखो, ये नवपाषाणिक, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है, भरजोम, याद रखना, और पूरी तरह दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों तथा पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों का अवशेष है। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझ के जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों के और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजोम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन्हें गर्तवास कहा जाता था। याद करो, मैंने क्वेश्चन करवाए भी था, पीटी में आया हुआ है। होम मतलब भाई घर, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना।
इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इनमें से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों के झोपड़ियों को अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें औजार भी है जिनको धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। औंखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ये याद रखना आज भी होता है यूज। 8000 साल बाद भी औखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इस तरह प्राचीन पत्थर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब देखिए ये पत्थर है, अरे आज भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लोग यूज करते हैं भाई। नव पाषाण युग के पुरातत्व में से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन अलंकरण भी किया जाता है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। यार यूपीएससी ने ये भी क्वेश्चन पूछा है, क्या ये पर्यटन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरह जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वह अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन का अपना लिया। बहुत लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब देखिए यूपीएससी याद रखना भाई, कंकाल तंत्र कहाँ मिलते हैं। मेहरगढ़ के घर का चित्र, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों तुम जिस घर में रहते हो उनके साथ घर की क्या समानता है। मानचित्र प्रश्न 13, मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो याद रखना पाकिस्तान में अपने देखा भी था वो मेहरगढ़, ये रहा, तो ईरान के पास में है ये। मेहरगढ़ संभवतः वही स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। यही चीज़ याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें पीछे इसमें डायरेक्ट पूछता है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम भी आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली है जो कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इस परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अन्यथा क्या हो रहा था, फ्रांस में गुफा की देखिए चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। ये चित्र फ्रांस की गुफा के इस पुरातत्व की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए थे। इन्हें कई जानवरों के चित्र है, जैसे जंगली घोड़े हैं, गाय हैं, भैंसा है, गेंडा, रेंडियर, भारसिंगा, सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहे और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। एक नवपाषाणी पुरास्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोंडिया, भूमध्य सागर की सीपिया। ध्यान रखिए उस समय तक पहले वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। कोई मतलब नहीं है, हो गया काम। ये 2 चैप्टर। मध्य पाषाण युग का टाइम पीरियड 12,000 से 10,000 साल पहले, फिर बचने की प्रक्रिया प्रारंभ लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग आरंभ हुआ था 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ बस्ती का लगभग 8,000 साल पहले। कोई काम का नहीं है अपने लिए। यहाँ बस एक बार देख लो, आर्किटेक्ट खाद संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे, छोड़ो घास बजाने का छोड़ो, कोई मतलब नहीं। तो ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए और फटाफट कंप्लीट करेंगे। कल लगभग 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपन। मैं फिर बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन लिखना, मॉडर्न हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री के 2013 से क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो और चेक करवा लो कल से, पहला काम, ठीक है। दूसरा जो इथिक्स के नोट्स दिया हूँ उनको पढ़ लो, तभी क्लास में बैठना, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलो किसी कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। बताइए किसी कुछ पूछना है?